Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ओलिक्रैनन बर्साइटिस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम मेडिकेशंस, सर्जिकल और फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ओलिक्रैनन बर्साइटिस को डायग्नोज करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट सिर्फ ये काम करते हैं कि उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेप्टिक और नॉन सेप्टिक बर्साइटिस के बीच में। यानी कि हम सेप्टिक और नॉन सेप्टिक बर्साइटिस को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है। लोकलाइज्ड एरिया यानी कि एल्बो जॉइंट का फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है, जो कि क्लिनिशियन सबसे पहले करते हैं। उसके बाद फिर वो शिफ्ट होते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की तरफ, जिसकी हेल्प से वो डिफरेंशिएट करते हैं सेप्टिक और नॉन सेप्टिक बर्साइटिस में। जब भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये डाउट होता है कि ये सेप्टिक बर्साइटिस हो सकता है, तब लेबोरेटरी टेस्ट के हेल्प से वहां से जो फ्लूइड है उसको ड्रेन आउट करके उसको माइक्रोस्कोपी और कल्चर टेस्ट उसका करवाया जाता है। जनरली ब्लड टेस्ट बहुत यूजफुल नहीं होते। कुछ नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है जिसमें यूरिक एसिड, सेरम यूरेट, आरएफटी, सीबीसी ये सब करवाए जा सकते हैं, जिसमें हमें ईएसआर रेट हाई मिल सकता है अगर सेप्टिक बर्साइटिस है तो। लेकिन अगर हमें डाउटफुल है कि ये सेप्टिक है या नॉन सेप्टिक है, तो जब तक हमारे पास कल्चरल रिपोर्ट्स यानी कि जो फ्लूइड कल्चर की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास अवेलेबल ना हो, तब तक जो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी हमें यूज करनी चाहिए वो हमें सेप्टिक बर्साइटिस की ही यूज करनी चाहिए, सो दैट अगर इन्फेक्शन है तो वो और स्प्रेड ना हो सके। उसके बाद एक्सरे भी किया जा सकता है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई बोनी स्पर तो नहीं है या फिर ये अर्थराइटिस तो नहीं है। एस्पिरेशन जिसमें हम फ्लूइड लेते हैं स्वोलन बर्सा से, उसको हम लेबोरेटरी टेस्ट उसका कल्चर टेस्ट करवाते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं सेप्टिक और नॉन सेप्टिक बर्साइटिस में। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पर्टिकुलरली शोल्डर के केस में ज्यादा काम आता है अगर सब एक्रोमियल बर्साइटिस है तो। एल्बो के केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, बट फिर भी करवा करके जो हमें डाउट है उससे हम फ्री हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी किसी भी कंडीशन में पेन और स्वेलिंग साथ में हमें देखने को मिलती है, तब सबसे पहला जो हमारा चॉइस ऑफ ड्रग होता है वो होते हैं हमारे एनसेड्स, यानी कि हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशन जैसे कि एस्पिरिन, आइब्रोफेन, नेप्रोक्सेन या कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, इनकी मदद से हम स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर एनसेड्स ड्रग को बहुत लंबे टाइम तक के लिए लिया गया, प्रोलॉन्ग यूज किया गया, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स, हार्ट डिजीजेस, किडनी प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिल सकते हैं
अगर बहुत एक्सटेंडेड पीरियड के लिए एनसेड्स का कंजम्पशन किया गया है तो इसलिए डॉक्टर्स जनरली एनसेड्स कुछ लिमिटेड डेज के लिए ही रेकमेंड करते हैं सो दैट पेन से पेशेंट फ्री हो सके और उसकी जो स्वेलिंग है, उसकी जो इन्फ्लेमेशन है, उसे कम किया जा सके। सेप्टिक बर्साइटिस के केसेस में एंटीबायोटिक्स का बहुत अच्छा रोल होता है। जो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक बेसिकली हम यूज करते हैं वो हमारा इन्फ्लुएंस करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया के कारण हुआ है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण इन्फेक्शन हुआ है। जनरली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम की जो बैक्टीरिया होती है वो ही ऐसे इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। ओरल एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है, लेकिन अगर पेशेंट एडवांस्ड है यानी कि जो सेप्टिक है, सेप्सिस है, वो बढ़ चुका है, इन्फेक्शन का रेट हाई है, तब ऐसे एंटीबायोटिक्स को इंट्रावेनसली भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस एल्बो बर्साइटिस सिम्टम्स में क्विक रिलीफ लाने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस होते हैं जो डायरेक्टली ओलिक्रेनल बर्सा में इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे ही फ्लूइड हमारे बर्सा के अंदर पहुंचता है, पेन और स्वेलिंग बहुत जल्दी और इफेक्टिवली हमें कम देखने को मिलती है। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस के भी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्किन डिजेनरेशन होने। और अब इस इंजेक्शन को जनरली 1 या 2 बार ही यूज किया जा सकता है 1 मंथ में। सो अगर हमें 1 दिन से ज्यादा बार यूज करना है तो एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन एक अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में दिए जाए, यानी कि अगर मेडिकेशन का प्लेसमेंट गलत हो गया तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। इसलिए इस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हमेशा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के साथ दिए जाते हैं, क्योंकि हमें ये अवॉइड करना है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो इंजेक्शन है वो हमारे टेंडन्स में ना लगे। अगर टेंडन्स में लग गया तो हमारे टेंडन्स को वो वीक कर सकता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है कि बर्साइटिस के सिम्टम्स को बहुत जल्दी रिलीव किया जा सकता है अगर हम पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को इंजेक्ट करें। पीआरपी जनरली एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसमें जो प्लेटलेट से बनता है और पेशेंट के खुद के ब्लड में बनता है। सो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन रिलीज करते हैं जिनको ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। सो ये ग्रोथ फैक्टर्स हमारे टिश्यूज को हील होने में, किसी भी इंजरी से हील होने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसको करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड निकाला जाता है पेशेंट के आर्म से। उस ब्लड को का सेंट्रीफ्यूगेशन होता है और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जैसे जब स्पिनिंग होती है ब्लड की तो हमारी जो थिन लेयर होती है प्लेटलेट की वो सेपरेट हो जाती है। इस प्लेटलेट को हमें बरसा में एक अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस के अंदर हमें इंजेक्ट करना होता है। और अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस के अंदर इसलिए करना है सो दैट जो प्लेसमेंट होना चाहिए वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात किया था कि अगर
इनका इंजेक्शन या पीआरपी इंजेक्शन हमारे टेंडन्स में लगते हैं तो हमारे टेंडन्स को ये वीक कर सकते हैं। एस्पिरेशन टू ड्रॉ टू ड्रेन दी एल्बो बस। जब भी हमारा बरसा कभी स्वेलिंग होती है या इन्फ्लेमेशन होता है, सो बरसा में जो फ्लूइड एक्यूमुलेटेड होता है उस फ्लूइड को डॉक्टर एक निडल और सिरिंज की हेल्प से बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को निडल एस्पिरेशन कहा जाता है और ये तब रिकमेंड किया जाता है अगर इमीडिएट रिलीफ करना है प्रेशर और डिस्कम्फर्ट से, या फिर कोई सैंपल कलेक्ट करना है किसी भी इंफेक्शन को टेस्ट करने के लिए, स्पेसिफिकली सेप्टिक बर्साइटिस के केस में। ये पॉसिबल है कि जो निडल एस्पिरेशन है उससे इन्फेक्शन का स्प्रेड हो सके। अगर वो स्किन इन्फेक्शन है या किसी वुंड के कारण है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड भी हो सकता है निडल एस्पिरेशन से। सो इफ अगर हम निडल एस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है तो जनरली डॉक्टर्स वहां पे एक माइक्रो इंसिजन करके उस फ्लूइड को ड्रेन कर सकते हैं, या फिर जो बरसा है वहां से फ्लूइड को ड्रेन आउट कर सकते हैं। सर्जरी फॉर एल्बो बर्साइटिस। अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो रेयरली कभी हमें क्रोनिक एल्बो बर्साइटिस या सेप्टिक एल्बो बर्साइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ती। अदरवाइज विदाउट सर्जरी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मेथड्स को यूज करके भी हम बर्साइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। जनरली जब सर्जन सर्जरी करते हैं एल्बो के लिए तो वहाँ एक या एक से ज्यादा प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसीजर रहता है वो इंसिजन और ड्रेनेज रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है हमारे बरसा में, सो उस फ्लूइड एक्यूमुलेटेड फ्लूइड को ड्रेन आउट करने के लिए या तो निडल एस्पिरेशन टेक्निक को यूज किया जा सकता है जो कि अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में होता है, या फिर डॉक्टर्स एक माइक्रो इंसिजन करके उस पर्टिकुलर वर्षा के फ्लूइड को ड्रेन कर सकते हैं अगर एस्पिरेशन पॉसिबल नहीं। कभी कभी अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है, कोई वुंड है, तो निडल एस्पिरेशन दूसरे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। सो उन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हमें ये प्रोसीजर अपनाना पड़ता है जिसमें हम माइक्रो इंसिजन्स करते हैं और माइक्रो इंसिजन करने के बाद वहां के फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। वर्सेक्टोमी। वर्सेक्टोमी में वर्षा में जो फ्लूइड है उसे ड्रेन किया जाता है और फिर उस पर्टिकुलर वर्षा को रिमूव कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम वर्सेक्टोमी या वर्षा रिसेक्शन कहते हैं। कई महीने बाद यानी कि वर्सेक्टोमी के बाद जब अच्छा टाइम बीत जाए तब वर्षा एक नए वर्षा को वहां पे वो यूजुअली वहां ग्रो हो जाता है। सो इसलिए जो एल्बो की जो प्रोटेक्शन है वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन जब तक नया वर्षा ग्रो नहीं होता है तब तक प्रोटेक्टिव पैड्स वो यूज किए जा सकते हैं। ऑस्टियोटॉमी। ऑस्टियोटॉमी प्रोसेस तब किया जाता है अगर एमआरआई या एक्सरे में ये देखने को मिलता है कि वहाँ हमारे जॉइंट में बोनी स्पर फॉर्मेशन हुआ। सो उस बोनी स्पर
उसको रिमूव करने के लिए जिस प्रोसीजर का यूज किया जाता है उसे हम ऑस्टियोटॉमी कहते हैं, यानी कि बोन की कटिंग मेथड या कटिंग ऑफ बोन होता है। सो जो बोन स्पर होते हैं ये बेसिकली उन लोगों में होते हैं जिनकी एज 50 या 50 से ऊपर होती है, इसे हम डीजेनरेटिव चेंजेस भी कह सकते हैं। सो अगर 50 या 50 की एबव हो रही है तो ये बहुत कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि ये डीजेनरेटिव चेंजेस के कारण होते हैं। लेकिन जो बोनी स्पर होते हैं एल्बो में वो हमारे वर्सा को इरिटेट कर सकते हैं, और इस इरिटेशन के कारण वर्सा का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और इसी इन्फ्लेमेशन को ही तो हम बर्साइटिस कहते हैं। ऑस्टियोटॉमी को या तो बिना ड्रेनेज के साथ किया जा सकता है, ये बिना बर्साइटिस बर्सेक्टोमी के किया जा सकता है, या फिर इनके बाद भी किया जा सकता है। अगर इन ड्रेनेज के बाद बरसा ड्रेनेज के बाद रिलीफ नहीं मिल रहा है तो ड्रेनेज करके उस बोनी स्पर को रिमूव किया जा सकता है। सर्जरी के बाद पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपने आर्म को बेंट रखे 90 डिग्री में और एक स्लिंग में सपोर्ट रखे। अगर हम सर्जिकल या ऑस्टियोटॉमी के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली ये होता है कि जो स्किन का जो हीलिंग होती है वो कई बार ट्रबल क्रिएट करती है और वहां पे टेंडरनेस बना रहता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट और मेडिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं तो ये हम बिफोर सर्जरी या आफ्टर सर्जरी भी कर सकते हैं। बिफोर सर्जरी करने के लिए हमें ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है जिससे हम बर्साइटिस को प्रिवेंट कर सकें या उसके प्रोग्रेशन को हम रोक सकें। आफ्टर सर्जरी में हमें रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसमें जैसे सर्जरी के बाद पेशेंट को अपने आर्म को बेंड रखना होता है 90 डिग्री में और स्लिंग में सपोर्ट रखना होता है, तो वहाँ मसल टोन पे भी काम करना जरूरी होता है। जनरली फिजियोथेरेपी में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इनकी हेल्प से हम जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होता है उसे हम अटेन कर सकते हैं, यानी कि हम रिस्टोर कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो मसल की टोन भी मेंटेन रख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि तब तक फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशंस को हम यूज ना करें जब तक पेन और स्वेलिंग गई नहीं, यानी कि जब तक पेन सबसाइड नहीं हुआ है, स्वेलिंग कम नहीं हुई है, तब तक हम फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशंस को होल्ड पर रख सकते हैं। और कोई भी एक्टिविटी रिज्यूम करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वापस से एक्सेसिव स्ट्रेच या एक्सेसिव फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करना है हमारे जॉइंट में। सबसे पहला जो इंटरवेंशन यूज किया जाता है वो है राइस प्रोटोकॉल। राइस हमेशा एसेप्टिक बर्साइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, यानी कि जिसमें जो कोई बिना किसी इन्फेक्शन के हुआ है, सो उस बर्साइटिस को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए राइस प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। राइस राइस में जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन,
एंड ई फॉर एलिवेशन। रेस्ट और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, जिनको भी एल्बो बर्साइटिस है, सो उन्हें ऐसी एक्टिविटीज से बचना चाहिए या अपने एल्बो को रेस्ट देना चाहिए जिन एक्टिविटीज से एल्बो के टिप पर ज्यादा प्रेशर पड़े, या उन एक्टिविटीज से बचना चाहिए जिससे जो पेन है या इन्फ्लेमेशन है वो एग्रीवेट हो सके। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत भी पड़ जाती है तो हमेशा एल्बो पैड्स का यूज करना चाहिए जिससे हम एक्स्ट्रा प्रेशर को रोक सके। रेस्ट के बाद आइसिंग यानी कि आइस अप्लाई किया जा सकता है। सो आइस के लिए या कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करने से हमारी जो स्वेलिंग है वो कम होती है, और अगर हम इसे 2 से 3 बार दिन में रिपीट कर रहे हैं तो हमें हमारी जो स्वेलिंग है वो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अपने स्किन में इंजरी को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन से हमें बचना चाहिए, यानी कि हमें आइसिंग करने से पहले उस एरिया में कोई भी एक कपड़े का लेयर रखना है और फिर आइसिंग करनी है, जिस और आइसिंग को 10 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना। कंप्रेशन, इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज के हेल्प से, जैसे कि एस ब्रांड बैंडेज, इससे हम जॉइंट में अगर रैपिंग करते हैं तो जो हमारे जॉइंट में स्वेलिंग है वो हमारा कम होने लगती है, और साथ ही पेन भी कम होता है क्योंकि वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एक सपोर्ट मिल जाता है। एलिवेशन, एलिवेशन करने से अगर हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को एलिवेट करते हैं तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारा बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। सो एलिवेशन करने से हमारे जो हार्ट से ब्लड सप्लाई होती है उस पर्टिकुलर एरिया में वो भी सही होती है, और अल्टीमेटली हमारा जो इन्फ्लेमेशन होता है वो भी कम होता है। राइस प्रोटोकॉल के अलावा भी और ऐसे कई ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिन्हें यूज किया जा सकता है एल्बो बर्साइटिस को सही करने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए। एल्बो पैड्स, एल्बो बर्साइटिस हमेशा रिपीटेड ट्रॉमा के कारण होता है। जब भी हम लीन होते हैं अपने एल्बो पे ज्यादा समय के लिए तो हमारे एल्बो टिप पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को रोकने के लिए और उस प्रेशर से होने वाली इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए एल्बो पैड्स रिकमेंड किए जाते हैं। एल्बो पैड्स एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कुशन की तरह काम करते हैं जो हमारे एल्बो बर्साइट को एग्जैगरेट होने से रोकते हैं, और जो अगर बर्साइटिस नहीं है तो बर्साइटिस फ्यूचर में ना हो उसको भी प्रिवेंट करते हैं। इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज को भी यूज किया जा सकता है स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए या सिमिलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। एक्सरसाइजेज बर्साइटिस में कैसे हेल्प करती है? सो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं सो उसमें हमारी स्ट्रेंथनिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है, और अल्टीमेटली हमारे जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो बढ़ता है। सो एक्सरसाइज करने से हमारे जॉइंट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है
वो इंक्रीज करता है। यानी कि अगर ओलिक्राइन बर्साइटिस है और हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अल्टीमेटली वो हीलिंग को प्रमोट करता है। मस्कुलर बैलेंसेस, अगर मसल इम्बैलेंस है जॉइंट में, तो भी हमारे किसी एक मसल के फंक्शनिंग या पुअर फंक्शनिंग के कारण भी हमारे बर्सा में एक्सेसिव प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए मसल बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि हम, अगर हम एल्बो के फंक्शंस को प्रॉपर रखना चाह रहे हैं तो मसल इम्बैलेंसेस को दूर करना जरूरी है। एक्सरसाइज की हेल्प से हम अपने एल्बो जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज कर सकते हैं या उस रेंज ऑफ मोशन तक लेके आ सकते हैं जिसमें पेशेंट अपनी नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटीज कर सकता है। लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस से पेन रिलीफ भी देखने को मिलता है, स्वेलिंग भी कम होती है। बट ये ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी हो वो कम होनी चाहिए। बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करना है जिससे कि हमारे बरसा का ओवर एक्सर्शन हो। पेन किलर पे जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाती है, यानी हमें पेन किलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और साथ ही जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो भी इम्प्रूव होती है। 4 आर्म स्ट्रेच। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में। अभी हमने देखा कि फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइजेस से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी में ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनके हेल्प से हम फोर आर्म, हमारे जो एल्बो के इन्फ्लेमेशन है उसे कम कर सकते हैं। हमारे जो फोर आर्म की मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती हैं अगर एल्बो का इन्फ्लेमेशन। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमें हमारे फोर आर्म्स का स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग करने के लिए पेशेंट सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकता है। जिस भी आर्म में पेशेंट को पेन है या एल्बो इन्फ्लेमेशन है उसे पेशेंट को स्ट्रेट रखना है और अपने फ्रंट में रेज करना है और पाम को नीचे की तरफ फेस करना है टुवर्ड्स द ग्राउंड, और दूसरे हैंड से हमें जेंटली डाउनवर्ड का एक प्रेशर लगाना है और स्ट्रेच अपनी तरफ करना है। और इस स्ट्रेच को हमें 20 से 30 सेकेंड्स तक होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स करना है। इसको एटलीस्ट 5 रेपिटेशंस करने हैं, और फिर ये ध्यान भी रखना है हमें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना हो, बहुत ज़्यादा फोर्स हम ना लगाएं। कुछ इस तरीके से हम फोर आर्म स्ट्रेच कर सकते हैं। जो हमारा अफेक्टेड आर्म है उसे आगे रखना है, एल्बोज जो हमारे पाम है वो ग्राउंड की तरफ फेसिंग होंगे, दूसरे हैंड से हमें स्ट्रेच देना है। इस स्ट्रेच को हमें होल्ड रखना है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए, और फिर इसको हमें रिलीज करना है। और रिलीज करने के बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेच ना हो, क्योंकि एक्सेसिव स्ट्रेच के कारण चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती है। ट्राइसेप स्ट्रेच, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकता है, और अपने एल्बोज को बेंड करना है जितने में हमें पेन फील ना हो, और अपने एल्बोज को ओवरहेड बेंड करना है
और फिर दूसरे हाथ से हमें अपने एल्बो, अफेक्टेड एल्बो के टिप को ग्रैब करना है और बर्साइटिस एल्बो वाले को डाउनवर्ड का स्ट्रेच देना है, डाउनवर्ड प्रेशर लगाना है। तो इस डाउनवर्ड प्रेशर लगाते समय ये हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को कोई भी शोल्डर इश्यूज नहीं होने चाहिए। अगर शोल्डर इश्यूज है तो इस एक्सरसाइज को करने से बचना है। जब भी हम डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगे तब हमें ट्राइसेप एरिया में स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को हमें 20 से 30 सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर 10 रेपिटेशंस इसके करने। कुछ इस तरीके से हमें ट्राइसेप स्ट्रेच करने। ये हम सीटेड या स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। हमारा जो अफेक्टेड हैंड है उसे हमने ओवरहेड बेंड करना है। अपने दूसरे हाथ से जेंटली डाउनवर्ड एल्बो के जो टिप है वहां प्लेस करके जेंटली डाउनवर्ड का प्रेशर लगाना है। और इस प्रेशर को लगाने से पहले ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को कोई शोल्डर इंजरी नहीं होनी चाहिए। एल्बो एक्सटेंशन सेल्फ स्ट्रेच। स्पेसिफिकली अगर हम एल्बो एक्सटेंशन के स्टिफनेस के बारे में बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्टिफनेस को दूर करना है। सो उसके लिए हमें स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। और इस स्ट्रेचिंग को करने के लिए पेशेंट को कंफर्टेबली बैठ जाना है। अपने जो पाम है उसको अपने थाइज के ऊपर रखना है, ऑन द अफेक्टेड साइड रखना है। और फिर एल्बो को ग्रैब करके अपोजिट हैंड की तरफ हमें जेंटली पुल करना है। स्लोली हमें ये कोशिश करना है कि हम एल्बो को स्ट्रेट करें। इस पोजीशन को होल्ड रखना है 10 टू 20 सेकेंड्स का और फिर 10 टू 15 रेपिटेशंस रिपीट करना। इस एक्सरसाइज को करते समय ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को कोई एल्बो पेन या शोल्डर पेन नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से हमें एल्बो एक्सटेंशन स्ट्रेच करना है। हमें अपने हाथ को, अफेक्टेड हैंड को हमें अपने थाई के ऊपर रखना है और दूसरे हाथ से हमें एक प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगाते समय ये ध्यान रखना है जो हमारा अफेक्टेड हैंड है वो हमें नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा, यानी दोनों के अपोजिट प्रेशर लगेंगे। इसको करने करने से पहले ये ध्यान रखना है कि एल्बो पेन ज्यादा नहीं होना चाहिए और साथ ही एल जो शोल्डर है उसमें भी पेन नहीं होना चाहिए। बाइसेप कर्ल। सिटिंग में ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करना है, इसको स्टैंडिंग पोजीशन में ही करना है। स्टैंडिंग पोजीशन में कंफर्टेबली पोजीशन और स्ट्रेट पोस्चर के साथ वेट या रेजिस्टेंस बैंड को होल्ड करना है और अपने एल्बोज के सहारे बेंड करना है और रेजिस्टेंस बैंड को पुल करना है। सो पुल करते हुए अपने एल्बोज को बेंड करना है और उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हमें कम से कम 15 टू 20 टाइम्स 2 से 3 सेट में रिपीट करना। जो भी रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं वो टॉलरेबल रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम या ज्यादा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन। कुछ इस तरह से हमें बाइसेप कर्ल करना है। हमें एल्बोस को स्ट्रेट करना है रेजिस्टेंस बैंड के साथ और फिर अपने एल्बोस को कर्ल करना है। सो बेसिकली एक एल्बो का फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। बेंट ओवर रो। इसको करने के लिए पेशेंट को स्लाइटली अपनी नीज बेंड रखना है, अपनी हिप फॉरवर्ड रखना है और जो ट्रंक है उसे ग्राउंड के पैरेलल रखना है। अपनी एल्बोस को बेंड करना है और साइड में टक करना है। फिर अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करना है।
इस एक्सरसाइज को करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो स्पाइन का पोस्चर है वो सही होना चाहिए, शोल्डर्स हमारे रिलैक्स होने चाहिए, और 15 to 20 रेपिटेशंस इसके परफॉर्म करने। कुछ इस तरह से हमें बेंट ओवर रो करना है, बेंट रोइंग हमें करनी है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्क्वीज होगा वो हमें स्क्वीज अपने शोल्डर ब्लेड से फील करना है। ट्राइसेप एक्सटेंशंस, ट्राइसेप एक्सटेंशन करने के लिए हमें अपने एक हाथ में वेट लेना है और उसके बाद अपने एल्बोज को स्ट्रेट तब तक करना है, अपने अपर आर्म को स्टिल रखना है, ठीक है, और फिर अपने एल्बोज को स्ट्रेट करना है। सो ये हमें मूवमेंट करने, अगर पॉसिबल हो तो कंप्लीट एक्सटेंड करना है और फिर अपने स्टार्टिंग पोजीशन में वापस जाना है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को भी 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है दोनों आर्म के साथ, और 2 से 3 सेट कर लें। कुछ इस तरह से हमें ट्राइसेप एक्सटेंशन करने, हमें एक हाथ से अपना रेजिस्टेंस बैंड पकड़ना है और दूसरे हाथ से ओवरहेड हमें ट्राइसेप एक्सटेंशंस करने। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, सो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बेसिकली हमारे जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उनको इंक्रीज करते हैं और वो एल्बो हीलिंग को प्रमोट करते हैं। एल्बो फ्लेक्शन, ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जो कि डिजाइन की जाती है इन लोगों के लिए जो एल्बो स्टिफनेस को फील कर रहे हैं। सो पेशेंट को कंफर्टेबली सिटिंग पोजीशन में रहना है और अपने एल्बोस को बेंड करना है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो अपने दूसरे हाथ से उस एल्बो को एक रेजिस्टेंस दे सकता है, जिससे वहां पे थोड़ा सा इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। किसी भी सरफेस पे एल्बो को रेस्ट नहीं करवाना है इस एक्सरसाइज को करते वक्त, क्योंकि हमारे एल्बो टिप में ही बरसा है और उसका इन्फ्लेमेशन हुआ था, इसलिए हम उसको, हमारी जो रेस्ट्रिक्ट हुई थी रेंज ऑफ मोशन, उसको बढ़ाने के लिए हम फ्लेक्शन कर रहे हैं। सो हमें और उसमें एक्सर्शन नहीं करना। इसको भी 10 to 20 सेकेंड होल्ड के साथ हमें एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस करने। कुछ इस तरीके से हमें फ्लेक्शन मूवमेंट करना है। अपने जो फोर आर्म है उससे हमें अपने अपर आर्म की तरफ लेके आना है, या हमारे रेडियस और अल्ना को हमें गुमरस की तरफ लेके आना है और एंगल को कम करना है। एल्बो एक्सटेंशन, जैसा कि हमने एल्बो फ्लेक्शन में किया था, एल्बो एक्सटेंशन में जस्ट उसी का हमें अपोजिट करना है। सो एल्बो एक्सटेंशन करने के लिए अगर हमारे जैसे एल्बो बेंड है, तब फिर हमें क्या करना है कि एल्बोस को हमें स्ट्रेट करना है, और स्ट्रेट करते समय हमें उस पोजीशन को होल्ड करना है और फिर हमें वापस से बेंड करना है। और बेंड करते समय ये ध्यान रखना है कि टिप हमारा कहीं रेस्ट नहीं करना चाहिए, वो पॉसिबली एयर में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, सो दैट हम अपने वर्षा को और ज्यादा स्ट्रेन ना कर दें। कुछ इस तरीके से हमें एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है, जिसमें हम अपने एंगल को इंक्रीज करके फोर आर्म और अपर आर्म के बीच के जो एंगल है उसे हमें इंक्रीज करना है। प्रोनेशन या सुपिनेशन, प्रोनेशन और सुपिनेशन एक स्मॉल रोटेशन मूवमेंट होते हैं हमारे फोर आर्म के। तो जब भी हमारे एल्बो में कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी फोर आर्म्स भी वीक हो जाती है। सो उनके लिए हमें प्रोनेशन और सुपिनेशन करना है। इसको करने के लिए हमें अपने हैंड्स को बैक और फोर्थ रोटेट करना है, और इस रोटेशन को करते समय हमें अपने एल्बोस को स्टिल रखना है, सो दैट जो मूवमेंट हो वो सिर्फ हमारे
फोर आर्म से हो, हमारे एल्बो से ना हो। और 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है और एटलीस्ट 2 to 3 सेट्स परफॉर्म करने। सबसे बीच में है हमारा न्यूट्रल पोजीशन, और एक साइड में सुपिनेशन, एक साइड में प्रोनेशन। सो सुपिनेशन में हमारा जो पाम होता है वो टूवर्ड्स द स्काई या टूवर्ड्स द सीलिंग फेस करता है, और प्रोनेशन में हमारा पाम टूवर्ड्स द ग्राउंड फेस करता है। सो इस मूवमेंट को करने से हमारी जो फोर आर्म है उनकी भी मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया ओलिक्रैनन बर्साइटिस पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।